Good morning students. Welcome to my YouTube channel Basic Concept of Physics. नीट के प्रिपरेशन को लेकर के हम लोग लगातार एक सीरीज शुरू किए थे और उस सीरीज में जितने भी नीट के आए हुए पूर्व के क्वेश्चन थे उस पर आधारित हम लोग अपना टॉपिक बना रहे थे और डाल रहे थे, ताकि उस समय नीट के एग्ज़ाम नज़दीक था, इसलिए क्वेश्चन बेस्ड तैयारी आप लोगों को कराया जा रहा था। अब नीट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, बहुत लड़कों का अपना एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बहुत लोगों का एग्ज़ाम अभी आगे देना है और आगे की तैयारी करनी है। तो अब हम लोग अपना जो बेसिक टॉपिक है, जहाँ से हम लोग बेसिक टॉपिक का क्लास बंद करके नीट में घुस गए थे, अब जो है अपना बेसिक टॉपिक को शुरू करेंगे। उस टॉपिक के दौरान एक छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हिंदी में इसको कहते हैं घर्षण। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो जान जाएंगे उसका नाम है घर्षण। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, केवल नीट ही नहीं, 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर फिजिक्स पूछे जाते हैं उस पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है जिसको बारीकी से समझना जरूरी है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन जो है कैसे लगता है, कैसे क्रिएट होता है, ये पहला टॉपिक हुआ। यानी कि हमारा पहला टॉपिक होगा यहाँ से कि व्हाट इज फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन, ये पहला टॉपिक होगा। व्हाट इज फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्या है, यह कैसे लगता है। तो एक चीज जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा यह एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट फिलहाल में रेस्ट में है, विराम में है, यह चल नहीं रहा है। तो जब तक वह चलेगा नहीं, जब तक उसमें मोशन नहीं आएगा इस सरफेस पर, तब तक उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। यह दिमाग में बैठा लेना है कि किसी सरफेस पर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस कंडीशन में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। यह आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब दूसरी बात, अब इस ऑब्जेक्ट को हम आगे के तरफ या पीछे के तरफ खींच रहे हैं एक फोर्स एफ लगा करके। एफ, इसको हम लोग कहेंगे पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मतलब कि अब यह फोर्स इस बॉडी को मोशन देगा। तो जब यह मोशन देगा तो जाहिर सी बात है कि इस सरफेस पर यह स्लाइड होते हुए आगे बढ़ेगा। तब उस कंडीशन में, कब, जब यह बॉडी या तो इस फोर्स के कारण मूवमेंट में आ जाए या मूवमेंट में आने का प्रयास करे, दोनों कंडीशन हम बोल रहे हैं कि इस फोर्स के कारण, यानी कि पुलिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स के कारण, माने कि लगाए गए बल के कारण यह ऑब्जेक्ट या तो मोशन में आ जाए या मोशन में आने का प्रयास करे। ये दोनों वर्ड है, ध्यान रखना होगा। उस कंडीशन में इस बॉडी के सरफेस और इस बॉडी के सरफेस के बीच एक फोर्स लगता है जो हमेशा इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, यानी कि जिधर बॉडी मोशन कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, दोनों के सरफेस के बीच एक ऐसा फोर्स काम करता है जो ठीक इस अप्लाइड फोर्स, यानी कि बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि यह एक ऑब्जेक्ट है और यह सरफेस तो ठीक यहाँ इस डायरेक्शन में एक, इसको स्मॉल फोर्स लिखते हैं, ये स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स को हमेशा लिखेंगे यह फ्रिक्शन फोर्स है, ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर यही अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो यह फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, यानी कि फ्रिक्शन
यहां लिख देते हैं ऑलवेज अपोज द मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, वह हमेशा मोशन का विरोध करता है। तो अब यहां पर दो बातें स्पष्ट हो गई कि एक यहां अप्लाइड फोर्स है और दूसरा यहां फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्लियर? तो एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स डिफाइन हो गया कि क्या है, कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है तो दोनों के सरफेस माने एरिया ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श सतह के बीच एक ऐसा फोर्स लगता है जो हमेशा उसके मोशन के अपोजिट में होता है, उसी को कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो गया? अब इसी में कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन माने घर्षण के कारण, घर्षण के कारण क्या कारण है कि ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो अभी तक के साइंटिफिक रिसर्च में फ्रिक्शन का एक्चुअल या कहिए कि प्रूव्ड कोई कॉज पता नहीं चल पाया है किस कारण से लगता है, लेकिन सरफेस के माइक्रोस्कोपिक स्टडी और लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर सरफेस है, जैसे यह देखने में चिकना लग रहा है चाहे कितना भी स्मूथ सरफेस हो, लेकिन जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो यह सरफेस का जो ऊपरी वाला भाग दिख रहा है वह एक्चुअली में इस तरह का होता है, इस तरह का उसमें अप एंड डाउन ग्रूव बना रहता है। कोई भी सरफेस, अगर इस पर कोई ऑब्जेक्ट हम रखने जा रहे हैं तो यह चूंकि सरफेस इसमें टच करेगा तो इस सरफेस का भी माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो इस तरह का ग्रूव बना रहता है, इस तरह का ग्रूव बना रहता है। अगर माइक्रोस्कोपिक की स्टडी करेंगे तब, चाहे वो कितना भी स्मूथ सरफेस हो। ठीक है? अब यह चीज जब यहां पर आकर के पड़ता है, जैसे ये आकर के सरफेस पर रखा गया, तो एक ऑब्जेक्ट का उठा हुआ भाग दूसरे सरफेस के धसे हुए भाग में जाकर के इंटरलॉक हो जाता है। इसका उठा हुआ भाग इसके धसे हुए भाग में इंटरलॉक हो जाएगा और इस तरह से, माने कि इस तरह से आया, यह नीचे का सरफेस है, यह ऑब्जेक्ट है, आकर के ऐसे फंस गया। अब जब कभी भी यह वस्तु आगे चलने का प्रयास करेगा तो यह जो ग्रूव एक दूसरे में फंसे हुए हैं, इस कारण से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। यह एक कॉन्सेप्ट है। अब किसको स्मूथ सरफेस कहेंगे, किसको रफ सरफेस? तो यही ग्रूव अगर ज्यादा हो गया, बड़ा बड़ा इस तरह के, वह रफ सरफेस होगा, और यही ग्रूव छोटा छोटा हो गया इस तरह से, तो वह स्मूथ सरफेस होगा। यानी कि साइंस की भाषा में, खास करके फ्रिक्शन की भाषा में, स्मूथ और रफ सरफेस का डिफिनीशन यही है कि जिसका सरफेस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जितना ही अधिक अप एंड डाउन दिखेगा वह रफ सरफेस कहलाएगा, और बहुत लेस अप एंड डाउन दिखेगा, मतलब उसका ग्रूव छोटा छोटा होगा, तो स्मूथ सरफेस कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब यह रफनेस और स्मूथनेस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जाम्पल से समझना है तो बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि कच्चा मिट्टी का सतह है, कच्चा मिट्टी का सतह है, तो उस सतह पर जब हम लोग चलते हैं तो बहुत इत्मीनान से चलते हैं, लेकिन जैसे ही उस कच्चा मिट्टी पर पानी पड़ जाता है तो उस पर पैर स्लिप करने लगता है। तो स्लिप करने का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के बीच का जो इंटरलॉकिंग ग्रूव है, इसमें आकर के मिट्टी या अन्य कीचड़ के अंश भर गए,
भर गए तो इसमें जो ग्रूव फंस रहा था वह फंसेगा लेकिन कम फंसेगा। तो उस कंडीशन में जो ग्रूव इतना धंस रहा था वो ग्रूव अब हो सकता है कि इतना ही धंसे। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन जो है घट जाता है और फिसलन बढ़ जाती है। फ्रिक्शन घट गया तो फिसलन बढ़ जाएगी। तो यह ग्रूव ही भर जाता है मिट्टी और पानी से। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर बॉल बियरिंग में या कहीं सतह को चिकना करना रहता है तो वहाँ पर हम लोग लिब्रिकेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं ताकि वह बहुत आसानी से चले। वो ऐसा क्यों होता है कि जो यह ग्रूव होता है उस ग्रूव में वह लिब्रिकेंट भर जाता है। तो भर जाता है तो उस कंडीशन में यह फ्रिक्शन जो होता है, जो फ्रिक्शन क्रिएट करने वाला सरफेस होता है, उसमें थोड़ा स्मूथनेस आ जाता है क्योंकि ग्रूव भर गया। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत सारा लिब्रिकेंट होता है, मोबिल होता है, ग्रीस होता है, उसको हम लोग डाल देते हैं। तो डालने का मुख्य मकसद यही होता है कि ये ग्रूव जो है भर जाता है और फ्रिक्शन घट जाता है। तो इस तरह से कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका एक्चुअल प्रूव्ड कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के सहारे यह कॉन्सेप्ट दिया गया कि सरफेस चाहे कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी में यह ग्रूव नजर आता है। और वहीं एक सतह से दूसरे सतह का ग्रूव फंसता है तो यह फ्रिक्शन क्रिएट होता है। यह हुआ उसका कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज फ्रिक्शन पता चल गया, कॉज ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया। अब सवाल है यह फ्रिक्शन कितने पार्ट में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही हो गया। तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तीसरा पॉइंट हो गया काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण के प्रकार। देखिए काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना उसको मूल रूप से हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, है ना। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्लाइडिंग का मतलब होता है कि मेरे पास कोई सरफेस है और उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट हम खींचेंगे तो वह स्लाइड करेगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इसको हम रख दिए और उसको घसीट रहे हैं तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि इधर एक फोर्स लगा रहे हैं तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रोल करे, जैसे मान लीजिए किसी सतह पर हम फुटबॉल को रख दिए और उसको लुढ़का दिए। अब मान लीजिए कि यह फुटबॉल है तो यह तो स्लाइड नहीं करता है, यह लुढ़कते हुए जाता है। मतलब कि अब केंद्र के अबाउट या ऐसे घूमते हुए जाएगा, इसका मोशन अगर इधर भी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस सेंटर के अबाउट ऐसे रोल करते हुए जाता है। तो जब रोल करते हुए जाता है तो उस कंडीशन में भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है और जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं देने के लिए वह कैसे काम करता है, वह रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। और एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जब स्लाइड करता है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन का अलग अलग फेज होता है। उस फेज को अगर हम लोग जानेंगे पर सबसे पहले तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फेज आप देखिए, यहां बता देते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हिंदी में उसको सर्पी घर्षण कहा जाता है, सर्पी घर्षण। अब इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का 3 फेज होता है, देख लीजिए 3 फेज होता है। पहला फेज का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा फेज का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि अगर कोई बॉडी एक दूसरे के सतह पर स्लिप कर रही है, इसका 3 फेज आता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी में आगे बढ़ने पर आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसी में आगे बढ़ने पर आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यह 3 स्टेज है।
स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है एस्थेटिक। हिंदी में अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक घर्षण। इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। इसको बोलते हैं गतिक घर्षण। देखिए नाम से ही पता चल गया, हिंदी का या इंग्लिश का जो नाम है उसी से पता चल गया कि इस कंडीशन में बॉडी एक सरफेस पर स्लाइड करेगी लेकिन उसमें मोशन नहीं होगा। अब अभी हम एक एग्जांपल दिए कि जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन जीरो होता है। तो फिर यहाँ पर आपका कंसेप्ट आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि जब स्टैटिक में है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन कैसे लगेगा। मान लीजिए कि किसी फ्रिक्शनल सरफेस का कैपेसिटी है रोकने का 50 न्यूटन तक, यानी कि उस सरफेस का कैपेसिटी है कि 50 न्यूटन तक के फोर्स को रोक सकता है। तो आप इस बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा, उस 50 न्यूटन तक के फोर्स को, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, इवन 50 न्यूटन तक के फोर्स को यह रोक के रखेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी है स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो आप ठेलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो ठेला नहीं रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बॉडी स्टैटिक वे में है, फोर्स लगने के बाद भी वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। क्लियर? अब उसी स्टैटिक फ्रिक्शन को बढ़ते एक लिमिट आएगा जिसके बाद वो अब सरफेस रोक नहीं पाएगा। वह मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम पार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद अब वह बॉडी जो है स्टैटिक नहीं रहेगा, मोशन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर सरफेस का अपना एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उस लिमिट के बाद वह बॉडी को रोक नहीं सकता है, पुल होने लगेगा। और वही बॉडी जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आकर आप फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लीजिए कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, ठीक है। तो 50 न्यूटन तक का आपका फोर्स जो है बॉडी को रोक के रखेगा। लेकिन अगर इसका जैसे ही आप 51 न्यूटन फोर्स लगा दिए तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 51 - 50 मतलब कि 1 न्यूटन। अब यह बॉडी 1 न्यूटन से चलना प्रारंभ कर देगा, और बॉडी जब मोशन में आ जाएगा तो क्या उस समय फ्रिक्शन नहीं लगेगा? उस समय भी फ्रिक्शन लगेगा। बॉडी मोशन में है तो भी फ्रिक्शन लगेगा, और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का 3 फेज हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली में लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम पार्ट है, क्योंकि यहाँ के बाद बॉडी अब मोशन में आ जाता है और होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगले क्लास में हम लोग तीनों का एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे, और तब जा करके लॉ ऑफ फ्रिक्शन आएगा कि फ्रिक्शन जो लगता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आज का ये बेसिक कंसेप्ट दिए फ्रिक्शन का कि फ्रिक्शन क्या है, वह किस कारण से पैदा होता है, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है, जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का 3 फेज होता है, यही से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। रोलिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट जान लेना जरूरी है। मुख्य रूप से यही तीनों, तब इसके बाद आगे चल करके उसका स्पेशल केस निकल करके सामने आएगा। तो ये टॉपिक जो आज का दिए वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो अन्य लोगों को भी इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।